हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का वेलकम है मेरी चैनल नेवर स्टॉप पे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 3 का लेक्चर 1। और ये लेक्चर बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, कैरेक्टर सेट, एस्की और यूनिकोड, ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो पूरी प्रोग्रामिंग की बेस है। सोचो एक सेकंड के लिए, जब तुम कीबोर्ड पे ए प्रेस करते हो, क्या कंप्यूटर को पता है कि ए क्या है? नहीं, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है। तो फिर ए कैसे स्टोर होता है? आज हम यही सीखेंगे। तो एज यूजुअल आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो मेरा काम है। आपको बस ये डाउनलोड करना है, और कहाँ से? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो चलिए आज की लेक्चर शुरू करते हैं। आते हैं चैप्टर 1 पे। व्हाट इज द कैरेक्टर सेट? कैरेक्टर सेट एक ऐसी कलेक्शन है कैरेक्टर्स की जिसमें लेटर्स, डिजिट, सिंबल्स और स्पेशल मार्क्स होते हैं जो एक कंप्यूटर समझता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल लगा ना? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कभी वो स्टैम्प किट देखा है जिसमें अलग अलग स्टैम्प्स होते हैं रबर वाले? एक स्टैम्प पे ए लिखा होता है, एक पे बी, एक पे 1, किसी पे @। तो जिसके स्टैम्प किट में जो स्टैम्प्स हैं बस वही लेटर्स हम प्रिंट कर सकते हैं। जो स्टैम्प किट में नहीं है वो लेटर्स प्रिंट नहीं होंगे। बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर की एक प्री डिसाइडेड लिस्ट होती है कैरेक्टर्स की। बस वही कैरेक्टर्स वो स्टोर और प्रोसेस कर सकता है। इसे कहते हैं कैरेक्टर सेट। अब कैरेक्टर सेट में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला है लेटर्स, मतलब कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, यानी कि अपर केस लेटर्स, और स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, यानी कि लोअर केस लेटर्स। ये सब लेटर एक कैरेक्टर सेट का हिस्सा होते हैं। सेकंड, डिजिट्स, 0 से 9 तक के नंबर्स। ध्यान रखो, ये न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, ना कि एक्चुअल नंबर्स। मतलब 5 एक कैरेक्टर है और 5 एक नंबर भी होता है। ये दोनों अलग चीजें हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं लिखता हूँ 5 को किसी भी नंबर को इस तरह से, सो ये एक कैरेक्टर की तरह स्टोर होता है। यानी कि हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ ऐड नहीं कर सकते। ये हमें क्या देगा कि इन दोनों के ASCII कोड ऐड होंगे। और वही जगह ये होता है डिजिट्स, नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये 10 देता है। समझ रहे हैं ना? आप बस अभी के लिए इन दोनों में डिफरेंस जानिए कि ये कैरेक्टर न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं और ये एक्चुअल नंबर्स हैं। फिर चलिए देखते हैं थर्ड टाइप की ओर, जो कि है स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स यानी कि प्लस, माइनस, एस्ट्रिक्स, स्लैश, @, डॉलर, ये सारी चीजें। जब आप ईमेल में टाइप करते हो तो वो भी एक कैरेक्टर ही होता है। फिर आता है फोर्थ, जो कि है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस यानी कि जैसे स्पेस बार, टैब, न्यू लाइन कैरेक्टर्स, ये सारे जो होते हैं ये वाइट स्पेस के अंदर आते हैं। और लास्ट, फिफ्थ, ये होते हैं कंट्रोल कैरेक्टर्स। ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं। यानी कि जब हम इन कीज को प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे तो वो कुछ शो नहीं होता लेकिन काम करता है, जैसे कि बैक स्पेस, डिलीट, स्केप, ये सब कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं। तो ये थे 5 टाइप्स। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, कंप्यूटर को कैरेक्टर सेट की जरूरत क्यों है? देखिए, कंप्यूटर एक डम मशीन है, समझे? वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की दो स्टेट समझता है, करंट है या करंट नहीं है। ये है बाइनरी 0 और 1। आइए देखते हैं। करंट है को वो कुछ इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि 1 से। और करंट नहीं है, इसका मतलब उसको वो 0 समझता है। सो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 0 मतलब नो और 1 मतलब यस होता है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कंप्यूटर सिर्फ दो चीजें समझता है, 1 और 0, यानी कि बाइनरी नंबर्स पे। तो जब आप कीबोर्ड पे ए प्रेस करते हो, कैपिटल ए, तो कंप्यूटर को क्या मिलता है? क्या उसे ए मिलता है? जी नहीं, ए नहीं मिलता। उसे मिलता है एक नंबर।
उसे मिलता है एक नंबर, और वो नंबर को वो बाइनरी फॉर्मेट पे कन्वर्ट करता है। तो ये है 65 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह से हम किसी भी जब कैरेक्टर को कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं तो वो उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे चेंज होता है। इसी तरह से जब हम कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे तो वो सबसे पहले तो उसका कैरेक्टर सेट पे डिफाइंड नंबर पे चेंज होता है, उसके बाद जाके उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनता है। समझे? सवाल है कि कौन डिसाइड करता है कि ए का नंबर क्या होगा, बी का नंबर क्या होगा, वैसे ही बाद बाकी कैरेक्टर्स के नंबर क्या होंगे। वो डिसाइड करता है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट एक रूल बुक है जो कहता है भाई ए का नंबर 65 है, भाई बी का नंबर 66 है। बस कंप्यूटर को सिर्फ 65 स्टोर करना है, बाकी काम कैरेक्टर सेट का है। समझे? कैरेक्टर सेट इज इक्वल टू रूल बुक जो कैरेक्टर्स और उनके नंबर्स को मैप करता है। आइए पॉपुलर कैरेक्टर सेट्स की एक बार क्विक हिस्ट्री देखते हैं। 1963 में अमेरिकन्स ने एक स्टैंडर्ड बनाया जिसका नाम एस्की रखा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सिर्फ 128 कैरेक्टर्स थे और यही हमारा आज का मेन टॉपिक है। 1987 के आसपास आईबीएम ने पीसी के लिए एक एक्सटेंडेड वर्जन बनाया जिसमें 256 कैरेक्टर्स थे। 1991 में एक रिवॉल्यूशन आया, यूनिकोड लॉन्च हुआ, एक ऐसा स्टैंडर्ड के रूप में जो पूरी दुनिया की सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट कर सके। 1 मिलियन से भी ज्यादा कैरेक्टर्स, और वो 1 मिलियन से भी अधिक कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है। 2003 में यूटीएफ 8 नाम की इनकोडिंग स्टैंडर्ड बन गई जो आज भी इंटरनेट पे सबसे पॉपुलर है। तो ये था एक क्विक टाइमलाइन। अब चलते हैं हम अपने मेन हीरो के पास जो कि है एस्की। याद कीजिएगा ये फुल फॉर्म एस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये काफी ही पॉपुलर कैरेक्टर सेट है जो कि आप लोगों की स्कूल में भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये 1963 में अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन ने बनाया था। इसका काम था एक कॉमन लैंग्वेज बनाना कंप्यूटर्स के बीच, ताकि एक कंपनी का कंप्यूटर दूसरे कंपनी के कंप्यूटर से बात कर सके। चलिए कुछ की फैक्ट्स देखते हैं एस्की के। फैक्ट नंबर 1, एस्की में टोटल 128 कैरेक्टर्स हैं, ना ज्यादा ना कम। शुरू होता है 0 से और 127 पे खत्म। फैक्ट 2, एस्की 7 बिट यूज करता है। 2 की पावर 7 इक्वल्स टू क्या होगा? 128। करेक्ट। तो 7 बिट से 128 यूनिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और एस्की एग्जैक्टली यही यूज करता है। आइए देखते हैं 2 टू द पावर 7 ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। एक्चुअली मेरा सवाल है कि 2 ही क्यों? बिकॉज कंप्यूटर क्या समझता है? 0 एंड 1। टोटल नंबर्स कितने हैं? 2 डिजिट्स हैं हमारे पास। ओके। और 7 क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, एस्की 7 बिट्स यूज करता है। इसीलिए 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 128 यूनिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और एस्की एग्जैक्टली ये यूज करता है। देन चलिए देखते हैं फैक्ट नंबर 3। 0 से 31 तक के नंबर्स, यानी कि 0 से 31 तक के एस्की कोड्स कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं। ये नॉन प्रिंटेबल है, मतलब स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखता, ये सिर्फ डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, जैसे कि बैकस्पेस, एस्केप, एंटर, ये सारे कीज। फैक्ट नंबर 4, नंबर 32 स्पेस कैरेक्टर है। जब आप स्पेस बार प्रेस करते हो एस्की वैल्यू 32 स्टोर होती है। फैक्ट नंबर 5, कैपिटल ए का एस्की वैल्यू 65 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रात को सोते वक्त भी याद होनी चाहिए आपको ये, कि कैपिटल ए यानी कि 65। फैक्ट नंबर 6, स्मॉल ए का एस्की वैल्यू 97 है। और इसके बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखेंगे। अब एस्की के कैरेक्टर्स को हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ग्रुप 1 0 टू 31 कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं,
नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। फिर ग्रुप 2 32 टू 64 प्रिंटेबल सिंबल्स और डिजिट्स। यहाँ स्पेस 32 से शुरू होता है और @64 तक के कैरेक्टर्स हैं, यानी कि 32 से लेकर के 64 तक के कैरेक्टर्स हैं। 32 में हमारे पास क्या है, स्पेस बार। वैसे ही 33 में क्या है, एक्सक्लेमेशन। 34 में क्या है, डबल कोट्स। 35 में हैश। इसी तरह से हमारे पास काफी सारे प्रिंटेबल सिंबल्स एंड डिजिट्स हैं 32 से 64 के बीच में। ग्रुप नंबर 3 65 टू 90 अपर केस ए से लेकर के जेड तक रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल ए का एस्की कोड है 65 और कैपिटल जेड का एस्की कोड है 90। सो ये काफी इजीली हम समझ सकते हैं कुछ इस तरह से। हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26। यहाँ पे ए कितना से स्टार्ट हो रहा है, 65। तो 65 के बाद अगर हम लोग और 25 ऐड कर देते तो कितना आ जाएगा, 90। यानी कि ए से लेकर के जेड तक कितने हैं, टोटल 26 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर आता है लोअर केस कैरेक्टर्स। लोअर केस कैरेक्टर्स के एस्की कोड 97 से स्टार्ट होता है, यानी कि स्मॉल ए का जो एस्की कोड है वो 97 है और स्मॉल जेड का 122। यहाँ पे काफी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखेगा आपको कि अगर आप गौर से देखिएगा, स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच में डिफरेंस है 32 का। वैसे ही स्मॉल बी कैपिटल बी के बीच में डिफरेंस है 32 का। और उसी तरह से सारे जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स हैं उनके बीच में डिफरेंस है 32 का। ये काफी इंपॉर्टेंट टिप है जिसको हम लोग जावा में यूजुअली लोअर केस से अपर केस में चेंज करने के लिए यूज करते हैं। ये जब हम कोडिंग सीखेंगे तब उस वक्त देखेंगे कि किस तरह से इस चीज का यूज करते हैं। हमने इतने सारे कैरेक्टर्स के एस्की कोड देखे, तो अब एक सवाल आता है कि क्या आपको इन सारे कैरेक्टर्स के एस्की कोड याद होने चाहिए। सो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बस इन कुछ कैरेक्टर्स के एस्की कोड याद होने चाहिए जो कि मैंडेटरी होते हैं और आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसमें भी क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल जेड। अगर आपके पास कैपिटल ए का एस्की कोड है ना, सो कैपिटल जेड खोजना बहुत ही इजी सा चीज है। वैसे ही कैपिटल अगर ए पता है आपको तो जेड मिल जाएगा, 0 पता है तो 9 मिल जाएगा, और फिर ये 3 याद होने चाहिए जो कि है स्पेस बार, न्यू लाइन एंड टैब। सो आपको इन सारे कैरेक्टर्स के एस्की कोड याद रखने होंगे, बस। बाद बाकी आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं एक क्विक रेफरेंस टेबल। यहाँ पे काफी अच्छा सा एक एस्की कोड का मैट्रिक्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 32 से स्टार्ट होता है जो कि है स्पेस बार, उसके बाद 33 एक्सक्लेमेशन, इस तरह से चलते चल के हमारे पास यहाँ खत्म होता है और ये है बैक स्पेस। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखते हैं यूनिकोड के बारे में। यूनिकोड, वन कोड फॉर द वर्ल्ड। अब एक सवाल आता है, अगर एस्की कोड इतना ही अच्छा था तो यूनिकोड की जरूरत क्यों पड़ी। एस्की सिर्फ इंग्लिश के लिए था, अमेरिका ने बनाया था अमेरिका के लिए सोचकर। लेकिन दुनिया सिर्फ इंग्लिश में तो बोलती नहीं है। हिंदी, चाइनीज, अरबिक, जापानीज, कोरियन, इनके कैरेक्टर्स एस्की में बिल्कुल नहीं थे। हर देश ने अपने अलग कैरेक्टर सेट बनाया। जर्मनी ने अलग, जापान ने अलग, इंडिया ने अलग। जब एक देश का कंप्यूटर दूसरे देश के कंप्यूटर से फाइल शेयर करता था तो फाइल ग्रैबल्ड हो जाता था। मतलब हिंदी में लिखा कुछ और ही दिखाई दे रहा है इंग्लिश कंप्यूटर में। सो इमेजिन कीजिए, आपने एक हिंदी में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट भेजा किसी को, और जैसे ही वो किसी इंग्लिश कंप्यूटर में खुलता है तो क्या क्या दिखाई देता है, गिब्रिश पूरा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये एक बहुत ही एक्चुअल प्रॉब्लम था 1980 से लेकर के 1990 तक। तो सॉल्यूशन क्या था, यूनिकोड, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिकोड एक यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो दुनिया की हर लैंग्वेज के हर कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर देता है। जैसे कोड पॉइंट कहता है, यूनिवर्सल मतलब एक ही स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के लिए। और यूनिकोड कितनी कैरेक्टर सपोर्ट करता है, 11 लाख से भी ज्यादा, यानी कि 1.1 मिलियन प्लस। ASCII के 128 कैरेक्टर से कंपेयर कीजिएगा तो आप देख सकते हैं 1.1 मिलियन और
128 कैरेक्टर्स ओनली। कितना वास्ट डिफरेंस है। सो आइए यूनिकोड के कुछ की फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला है की पॉइंट। हर कैरेक्टर को जो यूनिक नंबर दिया जाता है ये लिखा जाता है यू प्लस के बाद एक हेक्साडेसिमल नंबर से। अब हम लोग जानते हैं बाइनरी के बारे में। बाइनरी यानी कि 0 और 1। उसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर भी होता है जिसपे टोटल 16 कैरेक्टर्स होता है। 16 कैरेक्टर्स कैसे? कैरेक्टर्स से कोई भी हेक्साडेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ, इन सारे कैरेक्टर्स से। अब मैं एक बात दिखाता हूँ कि बाइनरी नंबर पे हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी नॉर्मल नंबर को। मान लीजिए मुझे 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वो कैसे दिखेगा आइए देखते हैं। 4 का हम लोग डिवाइड करेंगे कितना? 2 से। क्यों? बाइनरी नंबर 2 ही होता है, 2 ही कैरेक्टर्स है उस पे। सो हम लोग उसको 2 से डिवाइड किए। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 होता है। साथ ही साथ 2 2 जा 4 यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल होता है। सो हम लोग इसको 0 लिखते हैं। अगर कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो 0, और अगर नहीं होगा तो हम लोग लिखेंगे 1। उसके बाद 2 1 जा 2, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हुआ तो हम लोग इसके लिए भी 0 लिखेंगे। अब हम लोग 1 को भी डिवाइड करेंगे। 2 0 से 0, 1 डिवाइड होता है? नहीं आता। 2 के टेबल पे 1 नहीं आता, तो 2 0 से 0, फिर आया कितना हमारे पास? 1 रह जाता है। सो यहाँ पे हम लोग इसको 1 लिख देते हैं। यानी कि 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? हम लोग कभी भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जैसे भी इस तरह से निकालेंगे ना जब भी, सो हम लोग इसको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं। सो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0 1 0 0। ये हो गया हमारा 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देख सकते हैं, ये जो 0 है ना, पहला वाला 0, इसको छोड़िए, इसको एज इट, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, इग्नोर कीजिए। एक्चुअली में क्या हुआ? 100। वैसे ही अगर हमने 3 का निकालना है तो 3 का कैसे निकलेगा? सिमिलरली 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2। अच्छा, पहली बार में ये कितना? 3 हो रहा है, तो 2 1 जा 2 कर रहे तो हमारे पास रिमाइंडर में 1 आ जा रहा है। सो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 0 जा 0, और यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर बच रहा है। सो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? 11 1 1। ओके। अब बात है कि यहाँ पे ये 0 क्यों आ रहा है, यहाँ पे ये 0। एक्चुअली क्या होता है ना, बाइनरी नंबर्स को हम लोग मीन्स एक जैसा बनाने के लिए हम लोग उसको बैलेंस आउट कर देते हैं। हम लोग उस पर 4 डिजिट्स लिखते हैं टोटल। जैसे कि 4 का क्या आया था हमारे पास? 100। सो इसके आगे हम लोग एक 0 लगा देते हैं। अब इसका कितना आया? 3 का 11। सो इसके हम लोग दो आगे 2 0 लगा देंगे। इसको हम लोग बैलेंस आउट करने के लिए 4 डिजिट्स में रखते हैं सारा के सारे, और कुछ भी नहीं। वैसे ही 5 का क्या आता है? 101 आता है। सो इसको आगे भी हम लोग बैलेंस आउट कर देंगे 0 लगा के। समझ रहे हैं ना? इस तरह से हम लोग बाइनरी वैल्यूज खोजते हैं किसी भी डिजिट के लिए। सो अब देखते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है रेंज, यानी कि यूनिकोड का रेंज क्या है। सो यूनिकोड का रेंज स्टार्ट होता है u प्लस 0000 से लेकर के u प्लस 10 FFFF तक। ये ओवरऑल 1.1 मिलियन प्लस वैल्यूज को कवर करता है। थर्ड फैक्ट की ओर देखते हैं। फर्स्ट 128। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट 128 कैरेक्टर होता है ना यूनिकोड में, वो एस्की कोड को रिप्रेजेंट किया करता है। ये क्यों हुआ? मीन्स उस पर एस्की कोड को सिमिलरली क्यों रखा गया? ताकि पुराने जो सिस्टम्स जो पहले से ही एस्की कोड पे बने हुए थे वो ब्रेक ना हो जाए यूनिकोड के आने के बाद, इसीलिए उन्हें एस्की कोड से मैच किया गया है फर्स्ट 128 कैरेक्टर्स को। फिर आता है प्लेन्स। यूनिकोड को 17 प्लेन्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्लेन जो बेसिक मल्टीलिंगुअल प्लेन है, वहाँ दुनिया की कॉमन लैंग्वेजेस के सारे कैरेक्टर्स हैं। इंडिया की सारी रीजनल स्क्रिप्ट्स हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु सब बीएमपी में है। बीएमपी यानी कि बेसिक मल्टीलिंगुअल प्लेन में।
फिफ्थ आता है इमोजीज। अब हम किसी भी इमोजीज अब हम जो भी इमोजी यूज करते हैं ना, वो भी बेसिकली यूनिकोड ही है। जैसे कि U+1F60A, ये भी एक इमोजी का ही यूनिकोड है। आइए देखते हैं ये किस इमोजी का यूनिकोड है। ये देखिए, ये स्माइली का यूनिकोड है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ए की जगह बी करते हैं और फिर सर्च करते हैं, ये देखिए ये इस वाले इमोजी का यूनिकोड है। ऐसे सारे इमोजीज जो है ना, वो भी यूनिकोड पे ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिकोड एनकोडिंग्स, हाउ कोड पॉइंट्स आर स्टोर्ड। यूनिकोड सिर्फ कोड पॉइंट्स डिफाइन करता है, लेकिन कंप्यूटर को ये कोड पॉइंट्स फिजिकली स्टोर कैसे करना है, उसके लिए है इनकोडिंग्स। इनकोडिंग्स यानी कि UTF-8, UTF-16, UTF-32। सबसे पॉपुलर है UTF-8। ये वेरिएबल लेंथ का होता है। वेरिएबल यानी कि इसका लेंथ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 बाइट्स का भी हो सकता है। याद रखिएगा, बाइट्स बाइट्स होते हैं, बिट्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखिए ये बाइट्स हैं। 1 से लेकर के 4 बाइट तक में ये कोई सा भी वेरिएबल लेंथ का हो सकता है। इंग्लिश लेटर सिर्फ 1 बाइट में स्टोर होता है, ASCII कंपैटिबल। हिंदी या चाइनीज कैरेक्टर 3 से लेकर के 4 बाइट्स लेते हैं। ये इंटरनेट का स्टैंडर्ड है। जो भी वेबसाइट आप देखते हो वो मोस्ट लाइकली UTF-8 ही यूज करता है, UTF-16 उसके बाद। जावा इसको यूज करता है इंटरनली। हर कैरेक्टर 2 या 4 बाइट्स में स्टोर होता है। जावा का कैर टाइप जो है, कैर डेटा टाइप, वो 2 बाइट्स का है, वो UTF-16 की वजह से। फिर आता है UTF-32, सबसे सिंपल है। हर कैरेक्टर एग्जैक्टली 4 बाइट्स के होते हैं, लेकिन मेमोरी वेस्ट करता है, इसलिए पॉपुलर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जावा में जो कैर डेटा टाइप है ना, जैसे कि मैंने कहा, वो UTF-16 एनकोडिंग यूज करता है और 2 बाइट्स यूज करता है स्टोर करने के लिए। इसलिए ना वो 0 से लेकर के 65,535 तक के कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है जावा का कैर डेटा टाइप और एस्केप सीक्वेंस। अब यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाता है चीज़ें। जावा में कैरेक्टर स्टोर करने के लिए एक स्पेशल डेटा टाइप है, कैरेक्टर। CHAR से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैर बोलते हैं इसको, कैर डेटा टाइप। इससे हम लोग क्या स्टोर करते हैं, कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर में हमेशा एक ही चीज़ मतलब स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्टर में सिर्फ ए स्टोर होगा। कैरेक्टर को सबसे पहले तो हम लोग सिंगल कोट से डिनोट करते हैं। मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में ही बताया था, स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट से डिनोट करते हैं, वही जगह कैरेक्टर सिंगल कोट से। कैरेक्टर पे हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, या फिर कोई भी और कैरेक्टर, जैसे कि 5 हो गया न्यूमेरिक कैरेक्टर, या कोई स्पेशल कैरेक्टर। समझे? कैरेक्टर पे हम सिर्फ एक ही चीज स्टोर कर सकते हैं। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 57, ये तो 57 हम लोग इसको एज अ इंटरप्रेट करेंगे तो ये तो एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। नहीं, 5 और 7 दो अलग अलग चीज़ हैं। क्यों? क्योंकि 5 का एक अलग ASCII कोड है और 7 का अलग ASCII कोड है। हम लोग कभी भी डिजिट्स को स्टोर करने के लिए ASCII कोड का यूज़ नहीं करते, बिकॉज देखिए अब होता क्या है ना, कि मैंने आपको क्या कहा, हम किसी भी कैरेक्टर को जब प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, वो सबसे पहले कैरेक्टर क्या होता है, एक नंबर पे चेंज होता है जो कि कैरेक्टर सेट पे डिफाइंड होता है। ए का क्या है, 97। ओके, उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करते हैं, जो भी इसका बाइनरी फॉर्मेट है। सो अब डिजिट्स के लिए हमें ये चीज़ क्यों नहीं होती है, जो एक्चुअल में न्यूमेरिक होते हैं, जैसे कि 1, इसके लिए हमें कोई मतलब ऐसा प्रोसीजर क्यों नहीं होता है, ASCII कोड क्यों नहीं होता, बिकॉज नंबर को हम लोग डायरेक्टली बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही जगह कैरेक्टर को क्या हम लोग डायरेक्टली बाइनरी फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। सो न्यूमेरिक वैल्यूज जो है ना, वो डायरेक्टली बाइनरी फॉर्मेट पे कन्वर्ट होते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज और कैरेक्टर
न्यूमेरिक कैरेक्टर पे कंफ्यूज मत होइएगा। सो यहाँ पे 5 जो है वो एक कैरेक्टर है, उसी तरह से 6 जो है वो एक कैरेक्टर हो जाएगा। अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, कभी भी 66 एक कैरेक्टर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं ओवरऑल, 6 और 6, ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। एक से अधिक कैरेक्टर्स अगर हुए तो वो स्ट्रिंग पे आते हैं, उसे हम लोग एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप कुछ भी कीजिए, इतना ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से लेकर के कितना ही रहा है। सो इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। तो चलिए अब कैरेक्टर के कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स समझते हैं। सबसे पहला तो साइज, इसका 2 बाइट्स है। क्यों? क्योंकि ये UTF-16 एनकोडिंग का यूज करता है। फिर इसके रेंज के बारे में हमने क्या कहा था, 0 से लेकर के 65,535 तक की रेंज है। इसका मतलब 65,536 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स ये स्टोर कर सकता है, यानी कि पूरी की पूरी बेसिक मल्टीलिंगुअल प्लेन। उसके बाद सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, कैर यानी कि ये डेटा टाइप है। फिर वेरिएबल का नाम, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर उस कैरेक्टर को। डिफॉल्ट वैल्यू होता है \U0000, ये नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कैर जो है ना वो एक न्यूमेरिक टाइप। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आप, मैंने क्या कहा कि कैरेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये कैपिटल C नहीं, ये हो जा रहा है, ये स्मॉल c होता है। ओके, तो कैर के साथ क्या होगा कि मान लीजिए हम लोग कुछ स्टोर कर रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, हम लोग कैसे सिंगल कोट्स में इसको स्टोर करते हैं। सो ये एक कैरेक्टर हुआ बेसिकली। मैंने अभी क्या कहा कि ये एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे 65 स्टोर करते हैं ना, सो ये इसको अपने आप ही इसको एज अ ई स्टोर करेगा। 65 क्या है, ए का ASCII कोड है। वैसे ही अगर आप CH इज इक्वल टू 66 स्टोर करते हैं, सो ये क्या अपने आप ही उसको रख लेगा, स्टोर कर लेगा, कैपिटल B को। आप या तो उसको इस तरह से स्टोर कीजिए या फिर इस तरह से भी स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ कुछ कोडिंग एग्जांपल्स। सबसे पहला आप देख सकते हैं, हम लोग कैर से डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, CHAR, कैर लेटर, ये क्या है, वेरिएबल के एक नाम है। हमने स्टोर क्या किया, कैपिटल A स्टोर किया है। फिर यहाँ पे वैसे ही कैर डिजिट इज इक्वल टू 5 का न्यूमेरिक कैरेक्टर स्टोर किया इस पे, और कैर ग्रेड इज इक्वल टू कैपिटल B को स्टोर किया है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यानी कि अगर हम लोग प्रिंट करेंगे लेटर को, तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, ए प्रिंट होना चाहिए। उसी तरह से हम चलिए देखते हैं अभी कैर फ्रॉम ASCII वैल्यू, जैसे कि कैर C पे हमने क्या स्टोर किया, 65 क्या है, ए का ASCII कोड है ये। सो जब हम लोग C को प्रिंट करेंगे ना, सो वो क्या आएगा, कैपिटल A आएगा। अभी फिलहाल के लिए सेकंड वाला रहने दीजिए, ये टाइप कास्टिंग किया गया। टाइप कास्टिंग हम लोग उसको कहते हैं कि किसी भी डेटा टाइप का टाइप चेंज करना। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो इसके बारे में हम अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन C+1 यानी कि 65 + 1 66 हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक इंटीजर टाइप ऑफ रिजल्ट देगा। ये हमें B बना के नहीं दे रहा है, ये इंटीजर वैल्यू दे रहा है। ये भी फिलहाल के लिए आप अभी रहने दीजिए, बिकॉज इसके लिए क्या है ना, एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि जब भी हम लोग कुछ वैल्यूज़ ऐड करते हैं और कैर जो है उस पर हम लोग कोई अगर इस तरह से डिजिट्स वगैरह लिखे रहते हैं, सो वो इसको इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर देता है उसका टाइप को। सो अभी फिलहाल के लिए आप लोग ये रहने दीजिए, ये जानने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। फिर अर्थमेटिक विथ कैर, यहाँ पे क्या है, कैर अपर इज इक्वल टू A। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को इसको लोअर केस पे चेंज करना है। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था कि किसी भी कैरेक्टर को
मीन्स अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर को अगर हम लोग 32 उस पर ऐड कर देते हैं तो हम लोग को उसके पास स्मॉल कैरेक्टर मिल जाएगा। मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच का डिफरेंस कितना है, 32 का। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखने का कोशिश कीजिए। कैर अपर ए यानी कि अपर वाले वेरिएबल पे हम लोग कैपिटल ए को स्टोर कर लिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि उसको लोअर केस पे चेंज करना है। सो हम लोग चेंज करने के लिए क्या करेंगे ना कि सबसे पहले तो अपर प्लस 32। अपर का एस्की कोड क्या है हमारे पास, 65। 65 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 97। अच्छा, अगर हम लोग सिर्फ इस चीज़ को प्रिंट करें ना, चलिए कोडिंग पे ही समझते हैं। तो हमने एक अभी फाइल बना लिया लेक्चर 1 के नाम से। सो इसका क्लास भी है और साथ ही साथ हमारे पास मेन मेथड भी है। तो चलिए अभी यहाँ पे कोड लिखते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। हमें क्या करना था, कैर डेटा टाइप पे एक हमें वैल्यू स्टोर करना था कैपिटल ए और इसको प्रिंट करना था। सो अगर हम लोग सी एच को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कैपिटल ए आना चाहिए जैसे कि वो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि हम लोग इसको लोअर केस पे कन्वर्ट करना है हमें। तो चलिए इसको लोअर केस पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, हमें 32 एडिशन करना होता है। तो एक बार चलिए करके देखते हैं क्या ये हमें लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा, यानी कि क्या हमें ये स्मॉल ए देगा। जी नहीं, ये हमें स्मॉल ए नहीं देगी। एक्चुअली होता क्या है कि कैर जो है ना, ये बेसिकली एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है। मतलब अभी अगर मैं कोई भी एक कैरेक्टर इस पे स्टोर कर रहा हूँ, सो ये कैरेक्टर इस पे स्टोर कैसे होता है एक्चुअली में, ये इसका एस्की वैल्यू को स्टोर करता है। यानी कि अगर मैं इस पे ए लिख के स्टोर कर रहा हूँ तो ये इसको क्या स्टोर कर रहा है, 65 स्टोर कर रहा है। वैसे ही अगर मैं बी लिखता तो ये 66 स्टोर करता, समझ रहे हैं। सी लिखता तो 67 स्टोर करता। इस तरह से ये इसका एस्की वैल्यू को स्टोर करता है। और जब भी हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करते हैं सो वो हमें न्यूमेरिक वैल्यू ही रिटर्न कर देता है। सो हमें इसको स्मॉल केस के ए पे चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसको बोलना होगा कि ठीक है, ये हमें क्या दे रहा है, 97 दे रहा है। और 97 हमें पता है कि स्मॉल ए का एस्की कोड है, ये हमें इतना पता है। ये क्या दे रहा है हमें आउटपुट पे, 97 दे रहा है जो कि स्मॉल ए का एस्की कोड है। अब हमें इसको ये बोलना होगा कि तुम जो मुझे 97 दे रहे हो उसको मुझे तुम कैरेक्टर फॉर्मेट में दो। उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग करते हैं। टाइप कास्टिंग यानी कि इसका टाइप को चेंज कर देंगे। सबसे पहले तो ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग इसको क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हमें इसको करना होगा टाइप कास्ट, किस पे, कैरेक्टर वैल्यू पे। बिकॉज ये हमें किस पे दे रहा था, इंटीजर वैल्यू पे, ये इंट बना दे रहा था अपने आप डेटा टाइप को। सो हमें इसको क्या बोलना होगा कि नहीं, मुझे तुम कैर वैल्यू पे ही दो, कैर डेटा टाइप पे ही दो मुझे। अब करके देखते हैं अब क्या होता है। अब हमारे पास ए आ रहा है, यही आना चाहिए था। हो गया हमारा कन्वर्जन। इसको हम लोग चाहे तो एक वेरिएबल पे भी स्टोर करके कर सकते हैं या डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते थे इसको, और यहाँ पे हम लोअर को प्रिंट कर देते हैं। ये भी हमें सिमिलर ही आउटपुट देता ए। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अपर केस से लोअर केस में हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब चलिए देखते हैं, यूनिकोड को रहने देता अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, स्किप सीक्वेंस क्या होता है। अच्छा, स्किप सीक्वेंस ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम नॉर्मली प्रिंट नहीं कर सकते हैं हमारे कोड पे। सो उसके लिए हम लोग को स्किप सीक्वेंस का यूज़ करना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगा पर पहले देख लेते हैं कि स्किप सीक्वेंस में हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग सबसे पहले एक बैकस्लैश और उसके बाद कोई भी एक कैरेक्टर का यूज़ करके हम लोग स्किप सीक्वेंस को प्रिंट करते हैं। जैसे कि न्यू लाइन कैरेक्टर। अब ये न्यू लाइन पे हमें अगर किसी में जाना है, मान लीजिए हम एक लाइन पे लिख रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं और हमें नेक्स्ट लाइन पे चलना है, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है। सो उसके लिए हम स्किप सीक्वेंस यूज़ करते हैं। वैसे ही फिर टैब स्पेस के लिए, उसके लिए भी स्किप सीक्वेंस है, बैकस्लैश टी, फिर बैकस्लैश आर। ये क्या करता है, कैरेज रिटर्न। इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए हम एक लाइन पे हैं और हमने एक सेंटेंस लिखा, फिर अगर हम लोग बैकस्लैश आर लिखते हैं ना, सो हमारा कर्सर जो है वो उस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। फिर
बैक स्लैश, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ये सारे प्रिंट करने के लिए हैं। जैसे कि अगर मुझे सिंगल कोट प्रिंट करना है तो बैक स्लैश सिंगल कोट डालना होगा, तभी जाके सिंगल कोट प्रिंट होगा। फिर डबल बैक स्लैश, ताकि बैक स्लैश प्रिंट कर सकें। बैक स्लैश 0 ये नल कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए, और बैक स्लैश यू यूनिकोड के लिए। आइए देखते हैं अभी इसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। मान लीजिए मेरे को कुछ एक सेंटेंस लिखना। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, हाय माय नेम इज सौरभ गोराई। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो ये कैसे प्रिंट होगा? ये एक ही लाइन पे प्रिंट होगा, देख सकते हैं आप। फिर चलिए मुझे क्या करना है कि मुझे सौरभ गोराई जो है वो दूसरे लाइन पे चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्किप सीक्वेंस का यूज करूंगा। कौन से स्किप सीक्वेंस का? जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट करता है, यानी कि बैक स्लैश एन। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो देखिए यहाँ पे क्या आया, हाय माय नेम इज एक लाइन पे आया और सौरभ गोराई दूसरी लाइन पे। वैसे ही अगर मैं बैक स्लैश टी डालता हूं तो क्या होगा, एक टैब का स्पेस आ जाएगा। देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेस आया है, ये टैब है। फिर मान लीजिए अभी कोट्स का क्या मतलब सिग्निफिकेंस है। मान लीजिए मुझे डबल कोट्स डालना है यहाँ पे, मेरे को क्या लिखना है कि इस तरह से कुछ लिखना है, मेरे को ऐसे कुछ लिखना है मुझे। सो ये डबल कोट्स चाहिए मेरे को। अभी मैं डबल कोट्स को डायरेक्टली प्रिंट क्यों नहीं कर सकता? कर देता हूँ चलिए, बट नहीं होगा ना, नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि हम लोग डबल कोट्स यूज किस लिए करते हैं, ताकि उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग लिख सके। अगर मैं यहाँ पे एक डबल कोट्स डालता हूँ तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा और ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा, बट ये सौरभ गोरा ये तो बीच का इनवैलिड चीज हो गया। फिर इसीलिए किसी भी जगह में मेरे को अगर डबल कोट्स डालना है तो मैं बैक स्लैश का यूज करता हूँ। अब यहाँ पे मैं बैक स्लैश डाला और यहाँ पे मैं बैक स्लैश डाला, अब ये प्रिंट होगा बिल्कुल इसी तरह से। देखते हैं, ये देखिए अब आया, यहाँ पे डबल कोट्स आया। सिमिलरली सिंगल कोट्स का भी वही सिग्निफिकेंस होता है। ये देखिए अब ये सिंगल कोट्स पे आएगा, समझ रहे थे? अब यहाँ पे अगर मैं दो बैक स्लैश डालता हूँ तो यहाँ पे बैक स्लैश प्रिंट होगा। ये देखिए, सो हमने स्किप सीक्वेंस के बारे में भी देख लिया। फिर चलते हैं एस्की वर्सेस यूनिकोड हेड टू हेड। यहाँ पे डिफरेंसेस बताया गया है एस्की वैल्यू और यूनिकोड के बारे में। जैसे कि एस्की कोड जो है वो 1963 में लॉन्च हुआ था, यूनिकोड 1991 में। एस्की में सिर्फ 128 कैरेक्टर्स होते हैं, यूनिकोड में 1.1 मिलियन प्लस कैरेक्टर्स होते हैं। एस्की कोड 7 बिट्स में होता है। वही जगह यूनिकोड के अलग अलग इनकोडिंग्स हैं, जैसे कि UTF-8, UTF-16, UTF-32। एस्की कोड खाली इंग्लिश सपोर्ट करता है, यूनिकोड हर एक लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड के। फिर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, यूनिकोड में एस्की कोड के सारे सपोर्ट मिल जाते हैं, मीन्स 128 कैरेक्टर्स के। एस्की कोड बहुत ही लिमिटेड है, वही जगह यूनिकोड में बहुत सारे सिंबल्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल सिंबल्स, फिर इमोजी, स्क्रिप्ट्स एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ है। जावा में कैसे यूज होता है एस्की कोड? पार्शियली। वही जगह जावा में UTF-16 यूज होता है। एस्की कोड आउटडेटेड है और UTF-8 जो है वो वेब स्टैंडर्ड है अभी के समय पे। चलिए इसका देखते हैं कि मेमोरी में स्टोर कैसे होता है एक्चुअली में। जब भी हम कोई की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे तो वो एस्की कोड पे कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर स्टोर होता है मेमोरी में हमारे। फिर जावा कैसे रीड करता है उसको? एज अ कैरेक्टर, और फिर डिस्प्ले भी कराता है एज अ कैरेक्टर। अब ये सारी चीजें रहने देते हैं बिकॉज यहाँ पे आपका टाइप कन्वर्जन आ जाएगा और भी बहुत कुछ कुछ फंक्शंस हैं, वो सब अभी हम लोग नहीं देखेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे तब इनके बारे में जानेंगे। फिर यहाँ पे कुछ कुछ मेमोरी ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें सॉल्व करें और अपना नॉलेज टेस्ट करें, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो ऑब्वियसली आप कमेंट बॉक्स पे मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और नेवर स्टॉप को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में तुरंत पता चल जाएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर।